Good morning, students. I am Dr. Preeti Ameta, Associate Professor, SGG Government College, Basoda. ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जनरल इंट्रोडक्शन बताया था। अब ये दूसरा वीडियो है। इसमें मैं आपको अर्ध अभिक्रिया का जो परिमाणात्मक स्वरूप होता है उसके बारे में बताएंगे। पहले जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी, जिसमें कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसको 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। 2 हाफ में डिवाइड करते हैं तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन बनती है और एक रिडक्शन रिएक्शन बनती है। ये एग्जांपल्स देकर के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिया था। इस लेक्चर में देखिए, जो हाफ रिएक्शन होती है उसका ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता, आपेक्षिक ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता को अर्ध सेल विभव यानी कि E0 की सहायता से निर्धारित करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी रिएक्शन यदि आपके सामने है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसको पहले 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। 2 हाफ में बांटने के बाद उसकी आपेक्षिक ऑक्सीकारक व अपचायक क्षमता को E0 के माध्यम से निर्धारित करते हैं। इस अभिक्रिया के अर्ध सेल विभव को हाइड्रोजन आयन के संदर्भ अर्ध सेल अभिक्रिया का अपचयन के विभव से तुलना की जाती है। ऊपर आपको कहा गया है अपेक्षिक ऑक्सीकारक और अपचायक क्षमता। अपेक्षिक मतलब हाइड्रोजन आयन की जो अर्ध सेल अभिक्रिया है उसका जो विभव है E0, उस हाइड्रोजन आयन की जो रिएक्शन है उसके सापेक्ष अपन दूसरी रिएक्शंस का निकालते हैं। E0 क्षमता निकालते हैं, अपचायक क्षमता कितनी है या ऑक्सीकारक क्षमता कितनी है, इसको कहा जाता है आपेक्षिक ऑक्सीकारक या अपचायक क्षमता। तो आपेक्षिक के लिए पहले अपने को हाइड्रोजन आयन की जो एक इक्वेशन है, रिएक्शन है, वो लिखनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा क्या है, फिर उसको 0 स्टैंडर्ड मानते हुए अपन बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस अभिक्रिया के अर्ध सेल विभव को हाइड्रोजन आयन की संदर्भ अर्ध सेल अभिक्रिया, जिसमें H आयन तो 1 मोल पर लीटर है, का अपचयन हाइड्रोजन गैस H2 गैस से करवाते हैं, जिसमें 100 किलो पास्कल का दाब रहता है और प्लेटिनम ब्लैक सतह पर ये रिएक्शन होती है। ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है हाइड्रोजन की। इस स्टैंडर्ड रिएक्शन का विभव E0 कैलकुलेट कर लिया जाता है। इस E0 को कैलकुलेट करने के बाद इस E0 को अपन स्टैंडर्ड मान करके, उसको संदर्भ मान करके, उसका E0 अपन 0 पे सेट कर देते हैं, मान लिया जाता है। उस E0 से अपन बाकी की नीचे की बाकी रिएक्शंस का अपचायक या ऑक्सीकरण क्षमता निकालते हैं ना। अब इसमें देखिए, संदर्भ अभिक्रिया लिखी हुई E0 को शून्य मान लिया जाता है। 2H++2 इलेक्ट्रॉन H2 गैस बन गया। ये जलीय माध्यम में है H आयन और वो हाइड्रोजन गैस बन गई है। इसका E0 जो है विभव, जिसको अपन बोलते हैं, इसको 0.0 मान लिया जाता है। ये लिख दिया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड मानते हुए बाकी रिएक्शंस का क्षमता निकालेंगे। देखिए दूसरी अब क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया जो है होने के लिए आवश्यक है कि रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होने के लिए आवश्यक है कि अभिक्रिया के अर्ध सेल अपचयन विभवों का योग धनात्मक हो। अब कोई भी रिएक्शन है उसमें हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन निकालते हैं, उसका E0 देखते हैं, तो उस E0 की वैल्यू हाइड्रोजन का संदर्भ स्टैंडर्ड रखते हुए उससे पॉजिटिव साइड में होनी चाहिए। यदि पॉजिटिव साइड में हो रही है तब तो वह रिएक्शन स्वतः अपने आप ही होने लगेगी। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, कॉपर धातु का सिल्वर आयन के साथ योग कराने पर अर्ध सेल अपचयन विभव के मान हैं कॉपर +2, 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने इसमें इंट्रोड्यूस किए, Cu ठोस हो गया। इसी तरह Ag+, इसका जलीय विलयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो लेता है ये Ag बना लेता है। दोनों में क्या हो रहा है, +2 से कॉपर की तरफ गया, +1 से सिल्वर की तरफ गया, सिल्वर, दोनों में अपचयन हो रहा है। E0 क्या हो गया इसका, पहले वाले का +0.34 वोल्ट है
और दूसरे वाले का E0 प्लस 0.80 वोल्ट है। सिल्वर का अपचयन विभव व कॉपर धातु के ऑक्सीकरण विभव में जोड़ने पर अपचयन देखो, सिल्वर का अपचयन ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन और 2 सिल्वर, तो क्या हो गया E0 इज इक्वल टू 0.80 वोल्ट, ये ऊपर लिखा हुआ है। अब कॉपर का ऑक्सीकरण के लिए अपने को क्या करने पड़ेगा, जो ऊपर वाली अपचयन रिएक्शन अपन ने कॉपर की लिखी है उसको रिवर्स कर दो, उसको उल्टा लिख दो, कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका ऑक्सीकरण विभव आ जाएगा E0 इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट। तो एक अपचयन का अपन ने लिख दिया और एक ऑक्सीकरण का लिख दिया, सिल्वर का कॉपर का। अब देखिए क्या होता है, इसको पूरी रिएक्शन बना दिया, 2Ag प्लस जलीय प्लस Cu ठोस, 2 सिल्वर के बन गए Ag के और Cu प्लस T जलीय, इसका E0 आता है प्लस 0.46 वोल्ट, ये कैलकुलेटेड है। अर्ध सेल विभव का मान जितना अधिक धनात्मक होगा उस धातु की ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होगी, जितना पॉजिटिव साइड में जाएंगे उतनी ही अधिक होगी, और यदि पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्शन स्वतः ही चालू हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, डाइफ्लोरीन लिया है अपन ने, F2 का एक प्रबल ऑक्सीकारक है, हाफ F2 गैस ली प्लस इलेक्ट्रॉन, इसमें F आयन बन रहा है, जलीय में E0 इक्वल टू 2.80। लिथियम का अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, लिथियम जलीय लिया, इलेक्ट्रॉन माइनस लिया, लिथियम ठोस, तो ये E0 इक्वल टू -3.04 वोल्ट। इसके विपरीत अभिक्रिया, यदि इसको विपरीत अभिक्रिया कर देते हैं तो अर्ध सेल विभव धनात्मक हो जाएगा, लिथियम ठोस, इसको लिथियम आयन प्लस ई निगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, तो E0 इक्वल टू -3.04 वोल्ट। इसका रिवर्स होकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अतः लिथियम प्रबल अपचायक है, इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है ये। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक OF2 E0 इज इक्वल्स टू प्लस 3.29 वोल्ट होता है, और सबसे प्रबल अपचायक क्या होगा, N3 एजाइड होता है। सबसे प्रबल कौन सा होता है, N3 एजाइड होता है, N के नाइट्रोजन के 3, E0 इक्वल टू -3.33 वोल्ट अम्लीय विलयन में। यह E0 सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः परिस्थिति अनुसार अभिक्रिया स्वतः हो भी सकती है या फिर नहीं हो सकती, ये ऊपर अपन ने देख लिया है ना। अब इसमें देखिए एक आपको सारणी बताई गई है, इसमें काफ़ी सारे रिएक्शंस के मानक अपचयन विभव E0 वोल्ट में कैलकुलेट किए गए हैं और यहाँ पर बता दिए गए हैं। F2 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2HF प्लस 3.06 ये बनेगा। इसके बाद यदि आप और नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो H2O2 2H प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन आयन और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वाटर बन जाता है, ये बनता है प्लस 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद Ce4 सीरियम में यदि इलेक्ट्रॉन एक जोड़ दिया जाता है तो वो 3 प्लस हो जाता है और ये बन जाता है प्लस 1.61। इस तरह आप नीचे चलते जाइए, मरकरी का देख लीजिए प्लस 0.092, V3 का वेनेडियम का, और नीचे काफ़ी नीचे जाइए आप, वेनेडियम में एक इलेक्ट्रॉन V+2 माइनस में आने लग गए 0.255। हाइड्रोजन का देखो इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से जब हाइड्रोजन बनती है, इसका ज़ीरो जो कि अपन ने स्टैंडर्ड मान लिया था, तो इसको ज़ीरो मानते हुए, इस संदर्भ रिएक्शन को ज़ीरो मानते स्टैंडर्ड मानते हुए अपन बाकियों के कैलकुलेट करें, तो इसका ज़ीरो अपन ज़ीरो लिख देंगे। अब नीचे आ जाओ, कोबाल्ट का, क्रोमियम, आयरन, जिंक, इन सब के क्या होते हैं -E0 अपचयन विभव हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये सारे अर्ध अभिक्रियाओं के अपचयन विभव। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने बताए गए हैं कि रिएक्शन में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो वैल्यू भी होती है। चलिए नेक्स्ट पेज में अब आप देखिए, सांद्रता के साथ जो अपन अभी देख रहे थे कि E0 में सांद्रता पर पीछे देखा था पर निर्भर करता है, तो सांद्रता के साथ यदि विभव परिवर्तन
को अपन रिलेशन देखें कि किस तरह से विभव का परिवर्तन होता है, तो उसको एक इक्वेशन के रूप में बताते हैं, जिसको कि नर्न्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था। नर्न्स इक्वेशन कहते हैं इसको। E इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF, LN माने लॉग उत्पाद अपॉन अभिकारक। R क्या है इसमें? आदर्श गैस इस नियतांक है, जिसका 8.31 जूल पर मोल के इसमें होता है। ताप इसमें T इज इक्वल टू ताप केल्विन में हो जाएगा। N इज इक्वल टू रिडॉक्स अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की मोल है। F इज इक्वल टू फेराडे कांस्टेंट है, 9.56 इंटू 10⁴ पर मोल कुलम्ब। E0 इज इक्वल टू मानक परिस्थितियों में विभव, परिस्थितियाँ मतलब अम्लीय है कि क्षारीय है, किस तरह की दाब कितना है, ये सारी परिस्थितियों में अपन विभव निकालते हैं। विलयन की सांद्रता यहाँ पर अपन ने स्टैंडर्ड मान ली गई है 1 मोल पर लीटर। गैस का दाब 100 किलो पास्कल। जैसा कि अपन ने उसको हाइड्रोजन आयन में जो भी कंडीशन ली थी हाइड्रोजन वाली रिएक्शन में, उस कंडीशंस को स्टैंडर्ड मानते हुए अपन उसको विभव को निकालते हैं ना। एक उदाहरण आप ले लीजिए। मानक परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर प्रभावित E0 का मान। ये मानक परिस्थितियाँ क्या थी कि इसमें 1 मोल पर लीटर इसका विलयन की सांद्रता होनी चाहिए, गैस का दाब इतना होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन इतनी। अब उनमें थोड़ा यदि चेंजेस करते हैं तो क्या होता है? MnO4 माइनस एक्वस 8H प्लस, ये भी जलीय है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ते हैं, Mn+2 एक्वस प्लस 4H2O द्रव बन जाता है। E0 इज इक्वल टू 1.70 वोल्ट इसका वैल्यू है, प्लस में। अब नर्न्स इक्वेशन से यदि अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल टू प्लस 1.70 जो कि इसका बता रखा है E0 माइनस RT अपॉन 5F, चूँकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ तो 5F, LN, F मतलब वही फेराडे, लॉग ऑफ Mn2 प्लस, क्या है इसके उत्पाद Mn2 प्लस है, प्लस अपॉन नीचे क्या रख देंगे MnO4 माइनस और हाइड्रोजन आयन की पावर 8 रख देंगे। जो भी 8 हाइड्रोजन होता है वो 8 कहाँ चला जाता है? पावर में चला जाता है। माना pH इज इक्वल टू 4 यूनिट यदि बढ़ा दिया जाता है, यदि अपन ने इसमें pH को 4 यूनिट बढ़ा दिया, pH को 4 यूनिट बढ़ाते ही क्या हो गया? 1 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर घटाना पड़ेगा। pH बढ़ाते ही हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि एसिड से वो बेस की तरफ जाता है। यदि pH की वैल्यू अपन देखें तो 1 से लेकर 14 तक होती है, 0 से 7 तक एसिड होता है, 7 को न्यूट्रल मान लिया जाता है, और उसके बाद वाले बेसिक होते हैं। तो जैसे जैसे आप pH बढ़ाते हैं H आयन कंसनट्रेशन कम होती जाती है, और उसके बाद 7 के बाद OH आयन कॉन्सेंट्रेशन को देखा जाता है। तो pH को 4 यूनिट बढ़ाते ही क्या हो जाता है? H आयन कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम हो जाएगी। तो MnO4 माइनस सांद्रता को तो बिल्कुल भी नहीं बदला है, केवल pH को बदला है, जहाँ पे अपन क्या माध्यम का वो कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं कि यदि माध्यम अम्लीय हो क्षारीय हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो RT अपॉन NF को यदि अपन हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1.70 माइनस 5.13 इंटू 10⁻³ ln 1 अपॉन 1 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। E इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन कर दिया, प्लस 1.32 वोल्ट। अतः परमैंगनेट pH बढ़ाने पर दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। पहले जब अपन ने परमैंगनेट वाला ऊपर देखा था उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही थी 1.70, जबकि इसमें आ रही है pH बढ़ाने पर 1.32 वोल्ट। कम हो गई वैल्यू, कम होती है तो क्या हो गया? ये दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। इस तरह से अपन किसी की भी ऑक्सीकारक या अपचयन क्षमता निकाल सकते हैं नर्न्स इक्वेशन के द्वारा, लेकिन उसके लिए अपने को अर्ध सेल अपचयन विभव के मान मालूम होने चाहिए। जैसा कि सारणी में आपको काफ़ी सारे तो बता दिए गए, और सपोज़ कोई क्वेश्चन इस पर आता भी है तो उसमें आपको E0 की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही दे दी जाएगी, उससे आप नर्न्स इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नर्न्स इक्वेशन जो है ये कई बार डायरेक्ट एक लाइन के क्वेश्चन में भी आ जाती है कि नर्न्स इक्वेशन क्या है, और इसमें ये काम में आने वाले RT NF इनकी वैल्यू है, इनके नाम बताओ। इस तरह से क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव जो है इसका ऊष्मागतिकीय फलन भी होता है। ये तो अपन ने पढ़ा है परिमाणात्मक, क्या इसका रूप होता है परिमाण के रूप में। अब दूसरा आगे जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा? ऊष्मागतिकीय फलन।
Thank you.